9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7111 एक युवक घर लौटता है। एक उड़ने वाली नाव बिजली की गति से समुद्र पर दौड़ रही थी। इसके बावजूद समुद्र एकदम शांत था। ये कुख्यात शैतान सागर था, एक अशुभ स्थान जिससे हर कोई बचता था। हालांकि यह अशुभ स्थान अब अजीब तरह से शांत और निर्मल लग रहा था। शैतान सागर 9 स्वर्गों और 10 लोकों को जोड़ता था। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ये 9 स्वर्गों और 10 लोकों को अलग अलग टुकड़ों में बांटता था। जब लॉन्गचेन ने संप्रभु सम्राट स्वर्ग से आदिम अराजकता लोक में प्रवेश किया था, तब शैतान सागर को पार करना असंभव था। आदिम अराजकता लोक में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को स्थानिक दरारों से होकर गुजरना पड़ता था, और इस प्रयास में कितने लोग मारे गए, यह कोई नहीं जानता था। अनगिनत लोगों ने इस यात्रा का प्रयास किया और धीरे धीरे उन्हें कुछ अपेक्षाकृत सुरक्षित मार्ग मिल गए। लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि वे मार्ग प्रमुख शक्तियों के नियंत्रण में थे। इन शक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखने वालों या संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन रखने वालों के अलावा लोगों के लिए उन मार्गों का उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था। हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी ने भी एक मार्ग खोलने के लिए भारी रकम का निवेश किया, लेकिन यह मार्ग बहुत स्थिर नहीं था और इसके माध्यम से लोगों को भेजना भी बेहद महंगा था। सामान्यतः इसका उपयोग केवल संदेश भेजने के लिए किया जाता था। अब जब महान युग आ चुका था, तो लोगों के बीच की दीवारें धुंधली पड़ गई थीं। प्रमुख गुटों ने लोगों के बीच आवागमन करने में सक्षम परिवहन संरचनाओं का निर्माण किया। 9 स्वर्ग मूलतः आदिम अराजकता लोक को घेरे हुए थे और अब वे वास्तव में जुड़े हुए थे। ये जुड़ाव मजबूत होता जा रहा था, जिसका अर्थ था कि उनके बीच आवागमन अधिकाधिक सुविधाजनक होता जा रहा था। दूसरी ओर नया युग अभी अभी आया था। स्थानिक नियम हाल ही में बदले थे और पूरी तरह स्थिर नहीं थे। परिणामस्वरूप नई परिवहन संरचनाओं का निर्माण एक बेहद महंगा प्रयास था, और यह संभव हो भी सकता था या नहीं, ये स्थान पर निर्भर करता था। कुछ स्थानों पर स्थानिक ऊर्जा असाधारण रूप से अशांत थी, जिससे परिवहन संरचना का निर्माण असंभव हो गया था। लोगों को उन क्षेत्रों को पार करने के लिए उड़ने वाली नावों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शैतान सागर इतना विशाल था कि दिव्य सम्राटों को भी इसे पार करने में महीनों लग जाते, और ये तब था जब कोई अप्रत्याशित घटना न घटित हो। सतह पर शैतान सागर शांत दिखता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसकी गहराई में किस तरह के खतरे छिपे हैं। इसलिए त्रिगुणित दिव्य सम्राट भी इसे सीधे पार करने का साहस नहीं करते। वे निश्चित रूप से परिवहन संरचनाओं का उपयोग करते। हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी की वर्तमान व्यवस्था में 39 परिवहन संरचनाएं और 16 क्षेत्र शामिल थे जिन्हें उड़ने वाली नौकाओं द्वारा पार करना पड़ता था। उड़ने वाली नौक के ऊपर लॉन्गचेन नीचे शैतान सागर को निश्चिंत होकर देख रहा था। जियान धीरे से उसके कंधे से टिक गई, उसकी आंखें संतुष्टि से बंद थीं। उन दोनों को अकेले समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता था, और जियान इसे बहुत महत्व देती थी। अगर अकादमी की स्थिति इतनी गंभीर न होती, तो वह आसानी से एक और महीने के लिए उड़ने वाली नौक पर रह सकती थी। जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उत्सुकता से लॉन्गचेन को देखा। तुम क्या सोच रहे हो? ये शैतानी सागर मुझे मार्शल हेवन महाद्वीप के मार्शल हेवन सी रिंग की याद दिलाता है। सचमुच बहुत मिलते जुलते हैं। पूर्वी बंजर भूमि, पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिणी सागर, उत्तरी स्रोत, मध्य मैदान। ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत समय पहले की बात हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल हेवन महाद्वीप लुप्त हो गया, इसलिए स्वर्गीय दाव उसकी यादों को मिटा रहे हैं? जियान ने आह भरी। शायद स्वर्गीय दाव का चक्र, मार्शल हेवन महाद्वीप नष्ट हो गया, इसलिए एक नए महाद्वीप का जन्म होगा। मार्शल हेवन महाद्वीप से संबंधित सभी कर्म धीरे धीरे मिट जाते हैं। लॉन्गचेन ने भी आह भरी। उसने दुनिया को नष्ट करने वाले युद्ध और मार्शल हेवन महाद्वीप के तारा क्षेत्र कोर के बारे में सोचा। मार्शल हेवन महाद्वीप ने उसे सब कुछ सौंप दिया था, जैसे एक माँ अपने बच्चों को उनके बड़े भाई को सौंपती है। लॉन्गचेन को अपने अंदर अपराधबोध का अनुभव हुआ।
उस हार को वह हमेशा अपनी सबसे बड़ी विफलता और पछतावा मानता था। क्या तुम किंगाजुवान के बारे में सोच रहे हो? जी यान ने अचानक चिढ़ाते हुए पूछा। इस बार लॉन्गचेन थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें पता चल गया? क्या तुम मेरा मन पढ़ सकते हो? जी यान गर्व से खिलखिला उठी। हे, इस मामले में औरतें बहुत तेज होती हैं। जिथा परी, लगता है तुम सचमुच शैतान के वश में हो गई हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हृदय को शुद्ध करने और तुम्हारे अंदर के राक्षसों को दूर भगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लॉन्गचेन ने गंभीरता से हाथ के इशारे किए। उसकी इस अदा ने जी यान को खिलखिला कर हंसा दिया। वह अपनी मीठी यादों में खो गई। ये सचमुच एक चक्र है। मैं तुम्हें शैतान बनने से बचाना चाहती थी, लेकिन अब तक तुम ही मुझे बचाते रहे हो। जिथा परी, मुझे बताओ, दाव क्या है? राजा दाव क्या है? आधिपत्य दाव क्या है? लॉन्गचेन ने पूछा। जी यान एक बार फिर हंस पड़ी। उसने अपनी पहली मुलाकात को याद किया। उस समय लॉन्गचेन और जियान मूजू और उसके भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ थे। वे आराम करने के लिए अमर नशा मंडप गए थे। उन शहरों की यादें उसके मन में कौंध गईं। सचमुच ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। जी यान फिर से गंभीर हो गई। तुम अभी किंगजुवान के बारे में सोच रहे थे। तुम खुश क्यों नहीं लग रहे थे? क्या तुम्हें कुछ बुरा याद आ रहा था? लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। असल में यही समस्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। जब किंगजुवान मार्शल हेवन महाद्वीप पर मरी, तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे लाल धूल से जगाने के लिए 1000 जन्म लिए। 1000 जन्म, 1000 लोग। वो हर बार मुझे ढूंढती और जगाने की कोशिश करती, लेकिन मुझे इसका जरा भी याद नहीं है। लॉन्गचेन को अंदर से दर्द महसूस हुआ। उसकी यादें मिट गई थीं। इस जन्म के अलावा उसे याद नहीं आ रहा था कि यू किंगजुवान ने उसके लिए क्या किया था। इसके अलावा जब यू किंगजुवान का अमर लोक में पुनर्जन्म हुआ, तो उसे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की कोई भी बात याद नहीं थी। इसका क्या मतलब था? और अगर उसने सचमुच 1000 जन्म लिए थे, तो क्या इसका मतलब ये था कि केवल वह और किंगजुवान ही भाग्य से मिले थे? उन सभी महिलाओं का क्या हुआ जिनसे उसने इतना प्यार किया और जिन्होंने उससे प्यार किया? आखिर किस तरह के कर्म ने उन्हें एक साथ बांध रखा था? उन अनगिनत जन्मों के दौरान क्या हुआ था? जी यान ने लॉन्गचेन के चेहरे के भाव देखे और धीरे से उसके गाल सहलाए। उसने धीरे से कहा, ऐसे अतीत में मत उलझो जिसे तुम बदल नहीं सकते। वर्तमान को थाम लो। अगर तुम अतीत को नहीं छोड़ सकते, तो भविष्य को कैसे पाओगे? ये पछतावे तुम्हारे लिए बेरियां बन जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के बाद भी तुम पहले जैसे ही युवा बने रहो। उसके प्यार और स्नेह ने लॉन्गचेन को अचानक उसका चेहरा पकड़कर उसे कसकर चूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह चौंक गई। वह तुरंत लाल हो गई। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। लॉन्गचेन शरारती मुस्कान के साथ बोला। अगर मैं तुम्हारा इशारा न समझूं तो क्या मैं बेवकूफ़ नहीं हूँगी? हाँ, वो नौजवान उस समय कितना बेफिक्र और आज़ाद था। इसे कहते हैं वर्तमान को जीना। जी यान ने नाक सिकुड़ी, लेकिन लॉन्गचेन के चेहरे पर शरारती मुस्कान ने उसे सचमुच उस नौजवान की याद दिला दी। ऐसा लगा जैसे वो सच में लौट आया हो। लॉन्गचेन हंसा। अगर मैं इतना बेबाक होता, तो शायद मैं तुम्हें पहले ही जीत लेता। जी यान ने आंखें घुमाईं। अगर तुमने उस समय मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत की होती, तो मैं तुम्हें मार डालती। लॉन्गचेन के बारे में उसकी शुरुआती राय सच में अच्छी नहीं थी। उसने उसे लगभग एक जानवर समझा था। हालांकि अब जब उसे पता चल गया था कि लॉन्गचेन अतीत में नहीं खोएगा, तो वह थोड़ा निश्चिंत हो सकी। अचानक उनके पीछे एक विशाल युद्धपोत प्रकट हुआ। उसी समय एक दमनकारी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7112 मियाओ यिन। ये युद्धपोत खून के रंग का था। पूरे जहाज पर एक भयंकर पशु प्रतीक उकेरा गया था, जिससे एक डरावना आभास होता था। जब लॉन्गचेन और जी यान ने युद्धपोत को देखा, तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें ताबीजों की अच्छी समझ थी, और वे समझ गए कि पशु प्रतीक वास्तव में एक ताबीज था।
किसी युद्धपोत पर इतना बड़ा ताबीज उकेरा जाना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ताबीजों पर मंत्र उकेरने के लिए विशेष ताबीज कागज की आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्हें अन्य वस्तुओं पर उकेरा जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी कठिन थी, खासकर उच्च स्तर के ताबीजों के मामले में। अधिकांश लोग इसे करने की जहमत नहीं उठाते थे। इसका कारण ये था कि असफल होने पर वस्तु पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। इसलिए ऐसी चीज बहुत दुर्लभ थी। जटिल संरचना पर ताबीज उकेरने की बात तो और भी सच थी। इस युद्धपोत को बनाने की कठिनाई शायद असंभव थी। उस ताबीज की अपार शक्ति को नजरअंदाज करते हुए भी जिसने ऐसा करने का साहस किया, वह ताबीज कला में पूर्णतः निपुण होना चाहिए था। उसके पास अपार साहस और नवोन्मेषी बुद्धि भी होनी चाहिए थी। इसकी आभा के आधार पर ये ताबीज किसी जंगली जानवर के सार रक्त से बना था। वह जानवर निश्चित रूप से त्रिगुणित दिव्य सम्राट रहा होगा। त्रिगुणित दिव्य सम्राट के सार रक्त का उपयोग सीधे युद्धपोत पर ताबीज उकेरने के लिए किया गया था। उस युद्धपोत का स्वामी असाधारण रहा होगा। युद्धपोत मूल रूप से लॉन्गचेन और ज़ियान की उड़ने वाली नाव के लंबवत दिशा में जा रहा था, लेकिन उसने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके इरादे शत्रुतापूर्ण थे। तुम दोनों कृपया रुक जाओ, मेरे गुरुजी तुम्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। सुनहरे कवच में एक व्यक्ति जहाज के अगले भाग पर खड़ा था। पतवार का विज़र उठा हुआ था और उसकी आंखें बर्फीली और अभिमानी थीं। हालांकि उनके शब्द विनम्र लग सकते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे ना सुनने वाले नहीं थे। ये स्पष्ट रूप से निमंत्रण से अधिक एक आदेश था। इसके अलावा उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। वे स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ थे। हाल ही में हुए किसी संघर्ष के कारण उनके आसपास अभी भी घातक भावना व्याप्त थी। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि लड़ने के आदी थे। और अगर हम मना कर दे तो? लॉन्गचेन ने भावहीनता से पूछा। तुम्हारी उड़ने वाली नाव में लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। हमने इसे पहले ही बंद कर दिया है। तुम्हारा जीवन या मृत्यु मेरे गुरु के एक विचार से तय हो सकता है। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, उस व्यक्ति ने तुरंत अपना असली चेहरा दिखा दिया। और वास्तव में वह पूरी तरह सही था। उनकी उड़ने वाली नाव केवल यात्रा के लिए थी और उसमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। आखिरकार झेंग वेनलॉन्ग ने इसे लॉन्गचेन के लिए तैयार किया था। उनकी शक्ति को देखते हुए अगर झेंग वेनलॉन्ग ने उनके साथ गार्ड भेजे होते तो क्या यह एक मजाक नहीं होता। लॉन्गचेन और ज़ियान ने एक दूसरे को देखा। दोनों अवाक रह गए। वे दूसरों की मुसीबतों को सुलझाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ वे अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही खुद मुसीबत में फंस गए। क्या ऐसा हो सकता है कि दाव में विलीन होने के बाद भी लॉन्गचेन का भाग्य साथ नहीं दे रहा था? या फिर स्वर्ग ने तय कर लिया था कि बदकिस्मत लोगों के इस समूह से निपटने के लिए वही सबसे उपयुक्त है? खैर, लॉन्गचेन और ज़ियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये देखकर सुनहरे कवचधारी व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने हाथ हिलाया और उसके बगल में सैकड़ों कवचधारी योद्धा प्रकट हो गए। उनमें से हर एक के हाथ में काला धनुष था। नुकीले तीरों की नोकों पर प्रकाश चमक रहा था। ये तीर विधि शक्ति से परिपूर्ण थे और सभी लॉन्गचेन और ज़ियान की ओर ताने हुए थे। सुनहरे कवचधारी व्यक्ति ने व्यंग्य किया, मुझे बिना कारण लोगों को मारना पसंद नहीं है। मुझे मजबूर मत करो। ओह, लगता है आज तुम्हारी मृत्यु नसीब में नहीं है। लॉन्गचेन थोड़ा हैरान हुआ। जैसे ही इन लोगों ने उस पर हथियार ताने, उसकी हत्या करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शायद वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन उस आदमी के आखिरी वाक्य ने लॉन्गचेन को रोक दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि अत्यधिक अहंकारी होने के बावजूद वह निर्दोष लोगों का अंधाधुंध वध करने वाला नहीं था। इसलिए लॉन्गचेन भी उसे एक मौका देने को तैयार था। हैरानी की बात यह थी कि ज़ियान ने मामले को सुलझाने की कोशिश तक नहीं की। वह अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुम उसे मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे तीरों के बावजूद लॉन्गचेन और ज़ियान को इतना शांत देखकर सुनहरे कवच वाला आदमी क्रोधित तो हुआ ही, साथ ही हैरान भी।
उसका युद्धपोत तो त्रिगुणित दिव्य सम्राट को भी हिला सकता था। जहां तक तीरों की बात है, वे उच्च श्रेणी के दिव्य सम्राट विधि के हथियार थे और उन पर नए युग के दिव्य चिन्ह खुदे हुए थे। त्रिगुणित दिव्य सम्राट भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था, लेकिन इन दोनों ने उन्हें जरा भी महत्व नहीं दिया। इससे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह अपने गुरु को बाहर बुलाने की तैयारी कर रहा था, लॉन्ग चेन ने अपने युद्धपोत की ओर हाथ उठाया और फिर उसे नीचे की ओर घुमाया। सुनहरे कवच वाले व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में एक आसन संकट का आभास हुआ। उसने सहज रूप से दहाड़ लगाई, रक्षा करो। युद्धपोत के चिन्ह चमक उठे। युद्धपोत के सामने एक सुनहरे कछुए के खोल के आकार का दिव्य आरेख प्रकट हुआ। इसी बीच आकाश में अनगिनत तारे एकत्रित हो गए। वे एक विशाल हथेली में बदल गए, इतनी विशाल कि युद्धपोत उसके नीचे एक बच्चे की कागज की नाव जैसी लग रही थी। उस दिव्य हाथ ने उसे झट से पकड़ लिया। वाह, तारा बादल हाथ तो मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। लॉन्ग चेन इसे देखकर वास्तव में बहुत उत्साहित था। ये पहली बार था जब उसने तारा बादल हाथ का उपयोग किया था, और उसने इसकी इतनी अद्भुत क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। वो इसे अन्य दिव्य शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक तेजी और सहजता से उपयोग कर सकता था। उस भावना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसे यह पता ही नहीं था कि यह हमला केवल उसके हाथों में ही इतना शक्तिशाली होगा। स्टार क्लाउड स्टेप्स की तरह ही 9 सितारा उत्तराधिकारियों में से अधिकांश अपने जीवनकाल में दिव्य महारत के स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा लॉन्ग चेन के स्टार क्लाउड हैंड की इतनी शक्ति का कारण स्वर्ग पृथ्वी शक्ति पर उसका पूर्ण प्रभुत्व था। स्टार क्लाउड हैंड ने युद्धपोत को मजबूती से जकड़ रखा था। युद्धपोत के मंत्र प्रज्वलित हुए, लेकिन वे उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। महाराज, हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं था। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। सुनहरे कवच वाला व्यक्ति घबरा रहा था। उसका अहंकार कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतनी भयानक शक्ति का स्वामी होगा। कोई द्वेष नहीं, बात कर लें, लॉन्ग चेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जहां तक मुझे याद है, आपने अभी बात करने की इच्छा जताई थी। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपने क्या किया? लॉन्ग चेन ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ी। प्रतिक्रिया में एस्ट्रल हैंड धीरे धीरे कस गया और युद्धपोत की सुरक्षा दीवार टूट गई। सुनहरे कवच वाले व्यक्ति की आत्मा भय से लगभग भाग गई। ये युद्धपोत की सबसे मजबूत रक्षा थी, जो एक त्रिगुणी दिव्य सम्राट के हमले को भी रोक सकती थी। हालांकि इस दिव्य शक्ति के सामने ये बेहद कमजोर प्रतीत हुई। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी। क्या मैं आपसे दया की भीख मांग सकती हूँ? मेरा नाम मियाओ यिन है। मुझे नहीं पता कि मेरे अधीनस्थों ने आपको कैसे नाराज किया, लेकिन कृपया मुझे उनकी ओर से क्षमा मांगने की अनुमति दें। उसके हर शब्द में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी के मन में दया जगा देता था। एक शब्द किसी के क्रोध को भी शांत कर सकता था। जी यान की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई।